हेलो साथियों, मैं कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोग को मोटिवेशनल वीडियो देता रहता हूं और हमेशा मेरा प्रयास ये रहता है कि आप मेरे वीडियो के द्वारा इंस्पायर हों और जीवन में उन्नति करें। लेकिन आज का जो भारत की स्थिति है, जो यहाँ की राज्य व्यवस्था है, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राजनीति पर चर्चा की जाए, जिससे हमारे जो देशवासी हैं उन्हें यह पता चल सके कि हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है वो किस कंडीशन से गुजर रही है और इसका समाधान क्या है। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा हूं आप लोग को, तो आज का जो हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है हमारे प्रिय मित्र अजय एमपी श्रीवास्तव जी के साथ, वो ये है कि भारतीय राजनीति क्या है, भारतीय राजनीति में लोग सत्ता की ललक में क्या क्या करते हैं, भारतीय राजनीति में विकास की बात नहीं की जाती है, भारतीय राजनीति में हमेशा कुर्सी पर बैठने वाले जो नेता मंत्रीगण हैं वो क्यों विकास की राजनीति नहीं करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आज हम इस डिस्कशन के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजनीति की वर्तमान परिस्थिति क्या है और यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र बने तो यहाँ की जो राजनीति है उसमें क्या परिवर्तन किया जाए और कैसे हम इसे सुधार कर एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं अपने प्रिय मित्र अजय एमपी श्रीवास्तव से फिर मिलाऊंगा, जिन्होंने इससे पहले एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोग को दिया था, हाउ टू बिकम एन आईएएस एंड व्हाट इज द प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण क्या है और आप आईएएस कैसे बन सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके जरूर देखिए। तो चलिए आज भारतीय राजनीति पर डिस्कशन करने के लिए मिस्टर अजय एमपी श्रीवास्तव जी से मिलाते हैं, जो आपको यह बताएंगे कि भारतीय राजनीति क्या है और इसकी व्यवस्था क्या है। उसके बाद हम लोग जितना टॉपिक अभी आपको बताएं उस पर डिस्कशन करते जाएंगे। बस आप धैर्य रख के पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको भारतीय राजनीति समझ में आ जाएगी। तो चलिए सर बताइए कि भारतीय राजनीति क्या है और इसकी व्यवस्था क्या है। देखिए, भारतीय राजनीति जो जैसे किसी भी राष्ट्र की राजनीति हो वो वहाँ के संविधान के दायरे में चलती है जी। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो भारत की राजनीति है वो संविधान के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि किसी भी राष्ट्र का जो मूल ग्रंथ मान लीजिए या मूल लॉ मान लीजिए, मूल विधि होती है वो केवल और केवल वहाँ के संविधान पे संचालित होती है। इसी प्रकार भारतीय राजनीति भी है, पूरा राजनीति ही संविधान की व्यवस्था है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर चुनाव के माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं, यानी जनता का शासन जनता के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत एक राजतंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक देश है जी। यहाँ पे लोकतंत्र की सत्ता स्वीकारी जाती है। यहाँ पर लोगों की आवाज के द्वारा एक सत्ता को स्थापित किया जाता है, एक वोट के द्वारा सत्ता को स्थापित किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अच्छा, इनका चुनाव कैसे होता है? क्योंकि भारत में लोकतंत्र का जो राज है इसमें चुनाव प्रणाली को या चुनाव दिवस को एक लोकतांत्रिक पर्व के रूप में माना जाता है, बहुत बड़े पर्व के रूप में माना जाता है और जिसमें भारत का हर जनता बड़ी निष्पक्षता से भाग लेता है। क्योंकि एक ऐसा अधिकार ये है जो मतदान का अधिकार होता है, ये ऐसा अधिकार है कि वो चाहे भारत का राष्ट्रपति हो या भारत का कोई एक निम्न स्तर का नागरिक हो जो निम्न वर्ग से संबंध रखता हो, तो उसको भी समान अधिकार प्राप्त है। जैसे कि राष्ट्रपति को अपना एक वोट करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे ही छोटे वर्ग के छोटे व्यक्ति को किसी भी समुदाय से आता हो उसको भी एक ही वोट करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कोई विशेष नहीं। तो ये तो और इसी के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं जी। भारत में क्या है कि द्विराज राजतंत्र की व्यवस्था है जी। द्विराज राजतंत्र से आशय है कि जैसे केंद्र में हम देखेंगे तो केंद्र में एक केंद्रीय सत्ता जो कि सर्वशक्तिशाली होती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और उसके परिधि में राज्य सरकारें होती हैं। और भारत में संसदीय व्यवस्था है तो दो प्रकार की संसद होती है, दो सदन बोलते हैं जी। बाकी संसद का जो संसद का पूर्ण रूप है, यहाँ मैं दो प्रकार से भूल गया, जो संसद का पूर्ण रूप है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जी, है ना। तो दो सदनीय संसद यहाँ पर है। एक तो पहला जो अपर सदन होता है उसे कहते हैं राज्यसभा जी,
ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। जी। और एक होता है लोकसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। ये स्ट्रक्चर है पूरी राजनीति का। तो वही कहते हैं ना कि जनता का शासन जनता के द्वारा। अच्छा, निचला सदन भले ही लोकसभा, लेकिन सभी प्रकार के नियम और कानून अधिकतर जो है प्रभावी रूप से लोकसभा में बनते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही प्रधान सेवक बैठता है। जी जी जी, है ना, प्रधान मंत्री बैठता है। अच्छा, दूसरी चीज जो राजनीति व्यवस्था है उसको कुशल बनाने के लिए निष्पक्ष वोट करना चाहिए जनता को। जी। किसी भी व्यक्ति विशेष के दबाव में किसी को वोट कतई नहीं करना चाहिए, कोई कैसा भी हो। उसकी आचरण, प्रवृत्ति, प्रकृति, इन चीजों को देख करके उसे वोट करना चाहिए, ताकि अगर ये अच्छे आचरण का व्यक्ति राजनीति सत्ता में बैठेगा तो आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन अगर अपराधी कृत्य का कोई व्यक्ति बैठता है जो अपराध करता रहता है, कहीं जेल, कहीं 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 कहीं, तो ऐसे लोगों को आप अगर वोट करेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि उनकी बात ना माने। लेकिन सर, जब ऐसा समय आता है जैसे आपने कहा कि जनता का शासन जनता के द्वारा, तो लोग अपना फ्यूचर सोचे बिना, जो हमारे भारतीय जनता मिस्टेक कर रही है, वो अपना फ्यूचर सोचे बिना क्या करती है कि उस वक्त वर्तमान को देखते हुए मतलब रुपए के बदले में वोट दे देती है, फिर उसका 5 साल फ्यूचर बेकार हो जाता है। सर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये एक भ्रष्टाचार की स्थिति होती है। जी जी। जो कि असल में इसका जो मूल कारण है वो है गरीबी। इसमें हम पूर्णतः जनता कोई दोषी नहीं मान सकते। जी जी जी। हालांकि गलत है, पैसे लेकर के अगर आप मतदान होता है, ये मतदान, यानी हम अपने मत को दान कर रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करके आपको निःशुल्क वोट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एक देखिए, होता क्या है, जैसे एक सांसद हो या विधायक हो, समझ रहे हैं, जैसे किसी भी असेंबली में पूरी उस राष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन है सभी की बातों को सुन पाना असंभव है। भाई, अगर देख लीजिए, भारत में 135 करोड़ जनसंख्या है तकरीबन। क्या एक ऐसा इतना बड़ा संसद को बनाया जा सकता है जहां पे 135 करोड़ लोग इकट्ठा हो सके? नहीं किया जा सकता। नहीं। तो इसीलिए व्यवस्था की गई कि संसद, अगर संसद की बात करें, केंद्र सरकार के स्तर की बात करें, कई सांसद जो होंगे वो एक सरकार का निर्माण करेंगे। ठीक है, सरकार को भी जनता ही वोट करेगी, जो प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अब उस प्रधानमंत्री का चुनाव उन सांसदों के मध्य में चर्चा करके उनको एक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बाकी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं, अन्य प्रोटोकॉल भी तमाम मंत्री हैं। तो जो संसद होता है, संसद, और जो वहां पे सांसद बैठते हैं, तो एक सांसद मान लीजिए किसी जिले से चुन करके गया है, जो संसदीय क्षेत्र है। अब उस एक उदाहरण के लिए मानते हैं कि एक संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 12 लाख जनसंख्या निवास करती है। तो उस व्यक्ति को चाहे 6 लाख लोगों ने वोट किया हो या 12 लाख ने वोट कर दिया हो, तो ये मायने नहीं रखता कितने लोगों, यानी ऐसा नहीं कि 6 लाख लोगों ने वोट दिया तो वो केवल 6 लाख लोगों की बात सुनेगा। वो पूरे उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात सुनेगा, पूरे संसदीय क्षेत्र की बात सुनेगा जिसमें जनसंख्या निवास करती है, भले ही उस जनसंख्या ने उसे वोट किया हो या नहीं किया हो। तो यहाँ कहने का आशय ये कि जब सांसद वह संसद में खड़ा होकर के बोलता है तो केवल सांसद नहीं बोल रहा होता है, उस समय वहां की जो 12 लाख की जनसंख्या है वो वहां पर बोल रही होती है। वो उनका नेतृत्व करता है, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी वो उन जनता का ये प्रतिनिधि है, एक सांसद जो होता है। और देखिए, ये जो बात पैसों को लेकर के वोट करने वाली है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे देश में जो पिछड़ापन है और भ्रष्टाचार है, गरीबी है, सही योजनाओं का सही लोगों तक नहीं पहुंच पाना एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक कहीं ना कहीं ये राजनीतिक व्यवस्था का ही दुष्परिणाम है कि आज भी जनता परेशान है, अपनी व्यवस्थाओं को नहीं पूरी कर पा रही है, उसके आधारभूत संरचना नहीं बन पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, खाने तक के उनको परेशानी। आप कभी जाइए स्लम एरिया में या बहुत पिछड़े जगह पे जाइए, जैसे कोई जिला हो आपका जो बहुत पिछड़ा हो, और वहां पे एकदम पिछड़े क्षेत्र में आप जाके विजिट करिए, आप देखेंगे कि वहां पर लोगों को इस टाइम खाने को मिल रहा है, दूसरी टाइम के पैसे नहीं है कि वो खाना खा सके। सर, तो एग्जांपल के लिए आप श्रावस्ती एरिया, तो बॉर्डर एरिया है नेपाल, वही देख लीजिए, वहां भी गरीबी बहुत है सर, मैं देखा हूं। अभी मैं बिहार में देख रहा था, मतलब जो है
उधर जो उसका पिछड़ा इलाका है बिहार का, जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब अभी जब विद्युतीकरण हुआ सौभाग्य योजना के तहत, तो उसमें एक मामला सामने आया कि एक ऐसा गांव जो आजाद भारत से अब तक का वहाँ बिजली ही नहीं पहुंचा था। ऐसा बहुत सारे गाँव है ना, वही चीज है। जी, जी। और मैं बहुत शौक रहेगा कि बताइए तब से कितनी सरकारें बनी और कितनी सरकारें गिरी, लेकिन उस गांव में विद्युत व्यवस्था नहीं पहुंचा। जी जी। सौभाग्य योजना के तहत पहुंचा। तो कम से कम ग्रामीण विद्युतीकरण तब हुआ नहीं, बताइए 70-72 साल बाद, 70 साल हो गया जाता, और अब जाकर के जो है वहां पर बिजली पहुंची। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दुष्परिणाम है, राजनेताओं के द्वारा किया गया गलत हरकत है। अगर जनता को सही योजनाओं का लाभ मिले और उनके लिए यथास्थिति योजनाएं बनाई जाएं, उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य जिस प्रकार का वायदा करते हैं राजनेता, यदि उन चीजों को संसद में रखें, उनकी परेशानियों को रखें, तो जाहिर सी बात है वो बहुत विकसित तो नहीं, लेकिन एक सामान्य जीवन जीने की क्षमता रखेंगे। यानी जो सरकार का उत्तरदायित्व है जनता के प्रति, कि अपने जनता को, जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, अपने जनता को हमें खुशहाल रखना है, हमें हमारी जनता की स्थितियों पे गौर करना है, तो उस तरह से उन्हें वो काम करना चाहिए जिससे ऐसा ना लगे कि सरकार चुन करके हमने भेज दिया, हम सरकार के पैर पकड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता का उद्धार उन्हें करना चाहिए। जिस उत्तरदायित्व से वो चुन करके आए हैं उसका वो उत्तरदायित्व उनको पूरा करना चाहिए। तो ये जो वोट की राजनीति है, वोट पे पैसों की राजनीति है, शायद ये खत्म हो जाए। है ना। अच्छा, दूसरी चीज है, हमारे यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो जनता के पास एक ही विकल्प बचता है, या वह वैसे वोट करे या पैसे लेकर के वोट करे। क्योंकि वो अपराधी कृत्य के राजनेता होते हैं, चुनाव बीत जाने के बाद में वो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी। तो कहने का मतलब ऐसे कई मामले सामने आते हैं। जी, जो राजनेता हैं इनकी भी दक्षता निर्धारित करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ निर्धारित नहीं है। जो 10 कत्ल है उस पर 50 मुकदमा चल रहे हैं और वो संसद में बैठ जाता है, जो गलत बताऊं। वर्तमान संदर्भ में अगर बात किया जाए, किसी भी पार्टी की बात हो, ऐसा नहीं कि मैं किसी विशेष पार्टी पे प्रहार कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, तकरीबन 80-85% राजनेता ऐसे हैं जो पूर्णतः अपराधी कृत्य के हैं, उन पे 50 मामले चलते हैं। कई तो ऐसे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं जिन पे तमाम मामले चलते हैं और संविधान के इतने बड़े पद पर जो बैठे हुए हैं और पूरा राज्य चला रहे हैं। तो इसके लिए जो होना चाहिए, देखो जब संविधान बना हमारा, तो ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में कोई खोट है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बृहद संविधान है, और कहीं नम्य है तो कहीं अनम्य भी है ना। यानी टफ भी है तो लचीला भी है, लेकिन वो प्रावधान के अनुसार संचालित है। अब जैसे उस समय की जो डिमांड रही हो, या उस समय जैसा भी स्थितियां रही हो, उस समय तो हम लोग थे नहीं, तो उस समय की स्थिति परिस्थिति को केवल सोच सकते हैं। हो सकता है जिस तरह से उसमें योग्यता रखी गई जनता की, उस समय उस योग्यता को, उस मानक को पूरा कर पाना संभव नहीं रहा हो, इसलिए ऐसे संविधान का निर्माण कर दिया गया कि जिसमें आयु सीमा तो रखी गई है ना, और ये भी रखा गया कि वो भारत का निवासी हो, कम से कम 25 वर्ष पार कर चुका हो। लेकिन सर राजनेता की आयु सीमा लास्ट वाली नहीं है, शुरू वाली है। हाँ, शुरू वाली है। तो उसमें ये होता है ना कि जैसे वो ये कर दिया गया कि 25 साल जो है स्टार्टिंग में कम से कम वो पार करना चाहिए, उसे 25 साल का पूरा हो जाए, और उसके बाद वो भारत का नागरिक हो। हाँ, ये गलत हुआ कि शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं रखी गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक अंगूठा टेक व्यक्ति भी कैबिनेट मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। जी सर, जैसा कि अभी जल्दी में सुनने को मिला था कि झारखंड का कोई मंत्री है जो शिक्षा मंत्री है, लेकिन वो इस बार +2 में मतलब इंटर में एडमिशन लिया है। अब ये कौन सी राजनीति है? अभी जल्दी की बात है सर, अभी 10-15 दिन पहले। इसके लिए हमारी जो वर्तमान सरकार है, या जो सरकार आएगी, या जो इस समय चल रही है, जो भी सरकारें हैं, इनको ऐसे रूल्स बनाने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में उस समय के वहाँ चीफ मिनिस्टर ने भी 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने विधायक के लिए योग्यता निर्धारित कर दी, प्रधान के लिए योग्यता निर्धारित कर दी कि अगर आपके पास इतनी शैक्षणिक योग्यता है तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उसमें बड़ा हो हल्ला हुआ, क्योंकि इस बात का इजाजत संविधान नहीं देता है। जी। अब राज्य का अपना विषय तो कोई प्रोविजन बना सकता है, अब इसके लिए न्यायालय तो बैठा है, वो समीक्षा करेगा। तो कम से कम भारतीय संविधान में शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कि राजनेताओं की शैक्षणिक योग्यता क्या है। एटलीस्ट जैसे अगर आपको कुशल प्रशासन की आवश्यकता है भारत में, अगर आप कुशल प्रशासन की उम्मीद करते हैं,
तो उसके लिए जो विभाग है ना, जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग है, तो उसमें कोई एजुकेटेड मिनिस्टर ही बने जो एजुकेशन की समझ रखता हो। यानी हर विभाग के लिए और हर मंत्रालय के लिए एक योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। यदि डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, तो उसमें कोई ऐसा जो आर्मी का रिटायर्ड जनरल रहा हुआ चाहे चुनाव लड़ता है, जैसे जनरल बीके सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन इनको जो है रक्षा मंत्री नहीं बनाया गया। जी। ऐसा नहीं कि वी आर सपोर्टिंग टू बीके सिंह, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ योग्यता की बात हो रही तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। इन्हीं के सरकार में बहुत अच्छे अच्छे मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन जैसे आप देखो ये पीयूष गोयल आपके हैं, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई। अच्छा। सुरेश प्रभु भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटेड पर्सन पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे मिनिस्ट्री मिलती है, जैसे आपको वित्त मंत्रालय, तो कम से कम वो सीए तो हुई, हाँ, यानी वित्तीय मामलों में अच्छी जानकारी रखता हो। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर बनता है तो फाइनेंस मामलों में बहुत अच्छी जानकारी रखता हो। तो क्या करेगा वो, फाइनेंस को अच्छे से समीक्षा कर सकेगा कि हमारे राष्ट्र का फाइनेंस कहाँ जा रहा है, किस स्तर तक जा रहा है, एक्सपेंसेस किस तरह से बढ़ रहा है। यदि डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई डिफेंस की समझ रखने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं कोई डिफेंस से रिटायर्ड हो उसी को रखा जाए, डिफेंस में पीएचडी हो, है ना, डिफेंस यानी अच्छी एजुकेशन हासिल करी हो, एक समझ रखता हो डिफेंस में। जी सर, जैसे अब आप इकोनॉमी की बात किए, हाँ, तो इससे पहले वाले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो बहुत अच्छे, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा शायद किसी को बुरा भी लग जाए, नहीं कोई पक्ष विपक्ष नहीं, हम लोग देश समर्थन, देश वही बात है, और देश समर्थन की बात करेंगे साथियों। हम लोग एक बात याद रखिएगा, किसी भी डिस्कशन में किसी पार्टी का समर्थन नहीं, देश समर्थन करते हैं, इसलिए हम लोग निष्पक्ष बात करेंगे। जैसे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी रहे हैं हमारे, तो वो कोई आपू चापू टाइप के व्यक्ति नहीं थे, हाँ, एक अच्छे वो बहुत ब्रिलियंट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं और अच्छे जानकार भी थे वो। आईएमएफ में उन्होंने काम किया, भारत के गवर्नर रहे वो। अच्छा। और एक चीज और बताऊं, उस समय की मंदी से उबारने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, वो मनमोहन सिंह ही थे। अच्छा, हाँ। तो मनमोहन सिंह ने भारत को मंदी से उबारा था, हाँ। और यही नहीं, उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है कि जब नोटबंदी हुई थी, हाँ, और तभी सदन में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आने वाले 2-3 सालों में इसका असर जो है बहुत भयावह होगा, जो कि तकरीबन 5 से नीचे भी जीडीपी आ जाएगी। और इस समय ऐसा स्थिति है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट हैं, आप उनकी बातों को नकार नहीं सकते हैं, और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं वो अपने जमाने में, और इस समय बहुत जानकार रहते, अनुभव आ गया उनको, और बहुत अच्छा अनुभव है। उन्होंने विदेशों में भी काम किया है, दुनिया देखी है, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ यहाँ पर ये रही कि जिस प्रकार वर्तमान सत्ता में श्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं, इस तरह अगर कांग्रेस सरकार में भी अगर वो स्वतंत्र प्रधानमंत्री होते तो शायद देश कुछ और होता और कहीं और होता, यहाँ की स्थितियां परिस्थितियां भी बहुत अच्छी होती। क्योंकि यहाँ उस समय क्या था, उनको रूल्स बनाने का अधिकार नहीं थे, वो नाम के एक प्रधानमंत्री थे, क्या ये प्रधानमंत्री जी उनपे हर चीज का अंकुश था, बाकी सब कुछ तो जो कांग्रेस अध्यक्षा है वही कर रही थी। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक राजनीति में अपने यहाँ ये भी दिक्कत है सर, कि जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो क्या वो मान लो श्री मनमोहन जी से राय ले तो गलत है? गलत नहीं है, लेकिन वो लेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ यही तो समस्या है, जैसे यहाँ जनता के हित के लिए कोई नहीं राजनीति कर रहा है, पहले सत्ता के हित के लिए, हाँ, कुर्सी की लालच है, कुर्सी का मोह, पावर की भूख है, असीम भूख है, जिसका अगर वो जीवंत बने रहे प्रधानमंत्री या जीवंत बने रहे सांसद या विधायक, तो उनका उससे मन नहीं हटेगा, क्योंकि असीम पावर होता है, असीम सुविधाएं होती हैं, एक अच्छा जीवन होता है। तो इसलिए जो राजनेता हैं उनको बस केवल और केवल अपनी रोटी सेकनी होती है, उन्हें आपसे नहीं मतलब है, जबकि चुन करके आपके लिए गए हैं, आपके द्वारा गए हैं। वो इसलिए जब आते हैं, जैसे आप देखे होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मांगने आए, असेंबली क्षेत्र में जब कोई वोट मांगने आता है, जो विधानसभा और संसदीय क्षेत्र है, विधायक और सांसद जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो कहते हैं यहाँ की टूटी सड़कें बनवा देंगे, ये जो बिजली नहीं आ रही इसको सही करवा देंगे, चिकित्सा व्यवस्था अच्छा करा देंगे, स्कूल में विद्यालय निरंतर चलेंगे, अच्छे स्तर के शिक्षक होंगे, और ऐसे बहुत सारे रोजगार सृजन होगा, हम एक अच्छा व्यापार का रास्ता खोलेंगे, हाँ, है ना, और उसके बाद में हम गरीबों को प्रमोट करेंगे कि वो कुछ जो है स्वरोजगार अपना सकें, 15 लाख भी देंगे, हाँ, जो भी हाँ, और तमाम सारी चीजें हैं कि मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे पैमाना तैयार करते हैं, और एक क्या कहते हैं लुभावने लिस्ट, हाँ, एक तैयार करके आते हैं,
और उसी को वो व्यवहारिक धरातल में बोल के चले जाते हैं। और जनता को चूंकि समस्या होती है और वो सब उन्हें ये लगता है कि शायद ये आएंगे तो सड़कें बनेगी, गांव का विकास होगा, विद्युत व्यवस्था आएगी, स्कूल का विकास होगा, बच्चे हमारे शिक्षित हो सकेंगे, चिकित्सालय का विकास होगा, तो इससे हमारे आपके घर के लोग जो हैं वो जाकर के वहां पर अच्छा ट्रीटमेंट पा सकेंगे, जिससे उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। एक अच्छा सुदृढ़ जीवन की वो कल्पना करने लगते हैं और ऐसी स्थिति में वोट कर देते हैं। लेकिन उसका परिणाम शीघ्र ही जो है भ्रामक हो जाता है और नेगेटिव परिणाम सामने आता है, क्योंकि वो जो कह के गए थे वो संसद पहुंचने से पहले ही भूल गए। फिर उन्हें अपने अपने स्तर के टेंडर चाहिए, अपने फायदे के लिए काम करना है और बहुत सारी चीजें हैं। जैसा कि सर आपने मतलब भारतीय राजनीति की जो व्यवस्था है, भारतीय राजनीति में जो राजनेता हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता ना होने के कारण हमारा देश क्यों पीछे जा रहा है, सब चीजें आपने बहुत अच्छे से बताया सर। अब अगला पॉइंट यह है कि एक अगर हम चाहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, लाइक अमेरिका, ठीक है, या अन्य देश के या विश्व पावर बने, तो यहां का लीडर कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो लोकतंत्र है और लीडर चुन के आ गया, तो यहां के विपक्ष कैसा होना चाहिए, क्योंकि समस्या सर यह है कि विपक्ष की भूमिका जो भारत में है वो वास्तविकता में नहीं है, क्योंकि यहां का जो विपक्ष है वो अगर मान लो पक्ष सही भी काम कर रहा है तो विपक्ष का मतलब है विरोध, वो भले ही सही है लेकिन वो विरोध कर रहा है। तो आप हमें यह बताइए सर कि यहाँ का लीडर हो कैसा हो और विपक्ष की कैसी भूमिका होनी चाहिए। जैसे आप बहुत सारे उदाहरण जरूर दीजिएगा सर, ताकि हमारे ऑडियंस को समझ में आए कि वास्तव में विपक्ष की भूमिका भारत में बहुत गलत तरीके से निभाई जा रही है। तो सर बताइए। देखो, जैसा अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कुशल राजनीति तभी संभव है जब हमारे यहाँ के कुशल राजनेता हो, योग्य शिक्षित राजनेता हो, जिनमें पारदर्शिता हो, यानी सिंपलिटी हो। जैसे सिंपल का मतलब यहाँ मैं बताता रहता हूँ सर कि सिंपल का अर्थ यहाँ पे सिंपल से यानी यस फॉर सिंपल, ठीक है, यानी स्मार्ट इसे कह सकते हैं, यानी स्मार्ट एक शब्द है। स्मार्ट गवर्नेंस की अगर आप कल्पना करते हैं तो उनमें आपको इस प्रकार के तथ्य मिलने चाहिए, यानी यस फॉर सिंपल हो, एम मतलब मोरल हो, ए मतलब अकाउंटेबल हो, आर मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, टी मतलब ट्रांसपेरेंट हो। यानी जो सिंपल हो, मोरल हो, जो एक राजनेता होना चाहिए, यानी उसमें साधारण हो, सिंपल हो, मोरल हो, नैतिक हो, अकाउंटेबल हो, है ना, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल भी हो, चीजों को उत्तरदायित्व को समझे अपने, और ट्रांसपेरेंट भी हो, यानी साफ हो, साफ सुथरा छवि का हो, उसमें कोई कमियां नहीं हो। यानी कुशल राजनेता के द्वारा ही कुशल राष्ट्र का निर्माण होना संभव है, क्योंकि राजनेता के द्वारा ही विधियां बनाई जाती हैं, जनता पे शासन किया जाता है, तो उनका कुशल होना बेहद आवश्यक है। अब कुशलता बताया है कि शिक्षा से ही आएगी, शिक्षण स्तर निर्धारण होना चाहिए कि इतनी शैक्षिक योग्यता इनकी होनी चाहिए। आयु सीमा तो चलो प्रारंभ में निर्धारित कर दी गई, लेकिन अंतिम आयु सीमा का भी निर्धारण हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि किसी सर्विस में आप 50 साल 55 साल, है ना, इवन अभी कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर थे उनमें 58 साल था, फिर चलो आंदोलन हुआ कर्मचारियों का, उनको 60 ईयर किया गया, 60 ईयर में जाकर के रिटायर्ड कर देते हैं आप। लेकिन पॉलिटिशियन की कोई आयु सीमा ही नहीं है, ऐसा क्यों? जबकि वहां पे क्या है, अगर कोई विभाग में कर्मचारी तैनात है तो उसको केवल एक उत्तरदायित्व, कोई स्पेसिफिक उत्तरदायित्व होगा, उसी के तहत वो काम करेगा जी, जबकि इनको देश देखना है। लेकिन इनको देश देखना है, और देश ही नहीं देखना है, अंतरराष्ट्रीय संबंध को भी देखना है, और इनकी शिक्षा है नहीं, है ना, और शिक्षण स्तर नहीं है, और इनके रिटायरमेंट का एक उम्र नहीं निर्धारित किया गया। एक रिटायरमेंट की उम्र, एक समय सीमा होनी चाहिए, जिसके तहत एक ऐसा समय आए कि राजनेता, अब ये नेता जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी ओवर एज हो गए, कहने का सही है। जैसे परीक्षाओं में आप देखते हैं कि कुछ परीक्षाएं हैं 21 से 40 वर्ष हैं, कुछ परीक्षाएं हैं 21 से 32 वर्ष हैं, कुछ हैं ऐसे कि जो 21 से 25 हैं, कुछ ऐसे हैं कि 18 से 21 हैं, कुछ ऐसे 21 से 29 हैं, यानी आयु सीमा के निर्धारण हो गया है, जबकि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट देखना है उन्हें, है ना। लेकिन राजनेता को तो पूरा राष्ट्र देखना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति करनी है, और उसके बाद भी उनके रिटायर्ड होने की कोई समय सीमा नहीं है, उनके शैक्षणिक योग्यताएं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
पता चल रहा है कि अनपढ़ नेता मंत्री बना बैठा है और जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं वो उनके पीछे पीछे उनको बताते फिर सर आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, और वो बोल पा रहे हैं। यानी उनमें स्वयं का भाषण बनाने की भी क्षमता नहीं है कि हमें क्या बोलना है जनता में, वो भी कोई और लिख के दे रहा है, उसको देख देख के बोल रहे हैं। तो कुशल राजनेता का होना अनिवार्य है, तभी कुशल राष्ट्र की आप संकल्पना रखें। ठीक है। अब सर यहाँ पर ये आप ये बताइए कि चलो ठीक है, ये तो कमी होगी कि विपक्ष की जो विपक्ष की बताइए। तो विपक्ष देखिए सही मायने में ये है कि विपक्ष का रोल बड़ा सकारात्मक होना चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप जनता से बदला लें। हाँ, और भारतीय राजनीति यही है। हाँ, और इस समय की जो भारतीय राजनीति है वो यही है कि हम सत्ता में नहीं आए जी तो हम देश का विकास नहीं होने देंगे। आप भले जनता का भला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्र का विकास नहीं होने दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत गलत धारणा है। इससे अगर राष्ट्र पीछे जाएगा तो वहां की जनता पीछे जाएगी, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। तो हमारे यहाँ की विपक्ष के साथ क्या है कि अगर ये सत्ता में नहीं है तो जो सत्ता पक्ष है वो कितना अच्छा काम करते जी, लेकिन उस चीज को हो हल्ला करके पारित, अभी 370 को आप देख लीजिए। हाँ। भाई हो सकता है बहुत लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, कुछ लेफ्टिस्ट भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन मेरे समझ से एक राष्ट्र का जो भाग था वो पूर्णतः उस राष्ट्र में विलय कर लिया गया। अगर उसको जो है अपने कस्टडी में ले लिया गया, वहां के जो विशेष कानून थे उनको समाप्त करके कि एक राष्ट्र एक संविधान होना चाहिए। अगर इसके यानी एक राष्ट्र एक फ्लैग यानी वन नेशन वन फ्लैग, एक राष्ट्र एक ध्वज, अगर इसके तहत जो है उसको पूर्णतः अपने कस्टडी में ले लिया गया तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि भारतीय क्षेत्र ही है वो, है ना। जबकि वो संक्रमण क्षेत्र है, वहां चीन कब्जा भी कर रखा है और पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा है, तो ऐसी भी स्थितियां हैं। तो लेकिन मैंने देखा संसद में जिस दिन ऐसा बिल पारित हो रहा था, कांग्रेस के नेता ऐसे रोग आ रहे थे, लगता था कि किसी का निधन हो गया। और यही सर अगर आप पास्ट में जाएंगे तो ये विपक्ष में थे, ये विपक्ष में। जैसे सर आप कुछ बता रहे थे, मैं बताऊं जैसे होता क्या है कि उस एक दौर था जब कांग्रेस सरकार थी और 1980 के तकरीबन की बात है, तो अपने भारत में जो है कांग्रेस सरकार ने जो है कंप्यूटर लाने का एक निर्णय लिया कि हमारे यहाँ भी फास्ट ट्रैक से काम हो, यानी फास्ट स्पीड में काम हो, कि अच्छा सुदृढ़ व्यवस्था बने। तो कंप्यूटर को उन्होंने एक बढ़ावा के रूप में यहाँ पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया, प्रचलित करने का प्रयास किया। और यही जो वर्तमान में सत्ता पार्टी है, भाजपा या अन्य पार्टियां जो उस समय थी, इन्होंने इसका घोर विरोध किया। अब साथियों आप समझ सकते हैं कि वास्तविकता क्या है भारत की। भारत में विकास की राजनीति नहीं, भारत में सत्ता और कुर्सी की राजनीति हो रही है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भाजपा कांग्रेस की बात है। जैसे अगर भाजपा ने 370 हटाया तो कांग्रेस ने गलत किया, इसी प्रकार 1980 के दशक में जैसा सर बता रहे हैं कांग्रेस ने कंप्यूटर लाना चाहा तो भाजपा ने विरोध किया। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इनके अंदर सत्ता की ललक है। ये देश का विकास नहीं कर रहे हैं, ये अपना विकास कर रहे हैं। 5 साल के लिए आते हैं, 50 साल के लिए इतना पूंजी बना लेते हैं कि 50 साल इनको कुछ करना नहीं पड़ता है। सर आगे बताइए। तो वही चीज है कि जैसे उस समय विरोध हुआ, घोर विरोध हुआ, उस समय हवाला दिया गया कि बहुत बृहद पैमाने पे बेरोजगारी जन्म लेगी और बहुत सारी समस्याएं होंगी, नई भर्तियां भी नहीं होंगी और जो लोग अंदर काम कर रहे हैं सिस्टम में उनकी छटनी हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा करके बहुत बड़ा एक आंदोलन प्रस्तुत किया। और आज के इस दौर में डिजिटलाइजेशन का दौर बन गया, डिजिटलीकरण का दौर बन गया। आज वही कंप्यूटर ना होता तो डिजिटलीकरण की कल्पना आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते सर, असंभव है। और देश भी पीछे, उससे भी पीछे रहता है। जो सूचना क्रांति में एक बड़े पैमाने पे विस्तार देखा गया है ना, वो हम लोग इसी चीज पे देख रहे हैं कि देखो अगर कंप्यूटर का जमाना होता है, क्या स्मार्टफोन अच्छे तरीके से बंद है? स्मार्टफोन भी तो कंप्यूटर, ये समझ लीजिए आप। अगर हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है, एक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। भाई कहाँ बेरोजगारी जैसी पहले थी, बेरोजगारी वैसी आज भी है। रामचरितमानस आप पढ़ेंगे, वहां भी तुलसी बेरोजगारी पे चिंतन करते हुए नजर आएंगे आपको। तुलसी बाबा ने बहुत बृहद पैमाने पर बेरोजगारी का चिंतन किया उस पर। अच्छा, उस समय की पॉलिटिकल दशा को उन्होंने बताया। वो ऐसा कुछ है ना, दैहिक भौतिकता राम राज में कब होना व्यापा। यहाँ लोग राम राज की बात करते हैं, आज भी राम राज की बात करते हैं। और उसके बाद में तमाम जो आप जैसे तमाम समस्याएं, तमाम चुनौतियां थी उस समय, उच्च नीच का भेदभाव, धन और निर्धन का भेदभाव, अच्छा ये सामाजिक भेदभाव, उस चीज को वो कहते थे कि राम राज्य इस प्रकार होना चाहिए कि जहां उच्च नीच का भेदभाव ना हो। अच्छा, वो मतलब एक कल्पना करते थे वो कि जो जैसे राम एक कैरेक्टर जो है
जो मैथोलॉजी मानते हैं बहुत लोग, लेकिन जैसे हम लोग अपने धर्म में भगवान मानते हैं, हाँ। तो श्री राम की जो चरित्र चित्रण है जीवन का, तो उसमें अगर हम लोग गौर करें तो उनका जो राज्य था वो इस तरह से था कि जनता का हित सर्वोपरि है। हाँ। यानी एक राजा को भले ही कोई कीमत चुकानी पड़े, यदि वहां की जनता को उस कीमत के चुका देने से वो जनता का भला होता है तो वो राजा को करना पड़ता था। और सर उसमें उन्होंने एक मतलब ये भी बताने की कोशिश की, जो रामायण में देखा जाता है कि वो उस वक्त धर्म और जाति को खत्म किए थे, तभी तो निषाद को गले लगाए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो श्री निषाद को गले इसीलिए लगाए थे। वो एक संदेश था कि जात नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, सभी बराबर हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में या कभी भी बात तो राम राज्य की जाती है और उसको धरातल पर लाया ही नहीं जाता। नहीं लाया जाता है, तो यही कमियां है ना कि आपको पहले सबसे अच्छा। दूसरी बात है जो राजनीति व्यवस्था हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार युक्त राजनीति है, आप देखेंगे कि लोगों ने वर्ग विभाजित कर दिया। हमारे यहाँ अंग्रेज ने एक चीज पहचाना कि भारत की अगर शक्ति को क्षीण करना है, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड एंड रूल लेकर के आओ। हाँ, ठीक है, यानी यहाँ के जनता वर्ग को भी बांट दो, हाँ। धर्म समुदाय के नाम पर बांट दो, जातियों में विभेदन कर दो, और उसके बाद ये शक्ति क्षीण है। जब आप मुट्ठा बांधते हैं तो इसमें बड़ा पावर होता है, लेकिन जब उंगलियां अलग कर दे तो उसमें कुछ नहीं कोई पावर नहीं होता है ना। तो उन्होंने ये चीज पहचाना और उन्होंने धर्मगत और राज्य जातिगत राजनीति करना प्रारंभ कर दिया। देखेंगे आप उस समय केवल एक पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। हाँ। जो आज की कांग्रेस नहीं है, ये उस समय की कांग्रेस में बहुत ही सुदृढ़ और शक्तिशाली कांग्रेस थी। हाँ। फिर उसमें फूट पड़ा तो मुस्लिम लीग बन करके सामने आया। फिर अन्य छोटी छोटी पार्टियां जिनका इतिहास में भी जिक्र नहीं मिलता, बहुत डीप पढ़ेंगे तो शायद पाएंगे, अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर की जो है गुट बनने लगे, और उसमें जो है वही समस्याएं आज भी विद्यमान है। आप देख लीजिए, अखिल भारतीय जो है क्षत्रिय महासंघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, अखिल भारतीय जो है चौरसिया महासभा, अखिल भारतीय पांसी महासभा, यानी लोगों ने एक बिल्कुल डिवाइड कर दिया। उन्हीं के वर्ग ने हाँ। अपने ही जातियों को पूरी तरीके से बांट दिया। यानी अब भारतीयता का अभाव हो गया, भारतीय रहा ही नहीं कोई। अब हर कोई जो है अपने अपने जाति से संबोधित करता है कि मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। कोई नहीं कहता मिलेगा आई एम इंडियन। अगर आप इंडियन है तो यहाँ पर धर्म और जाति की तो बात ही नहीं रह गई। सर मतलब उस वक्त अंग्रेजों ने रूल करने के लिए ऐसा किया, और वर्तमान में जो हमारे राजनेता हैं वो भी सत्ता करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। आपको और बताऊं तो जान करके आश्चर्य होगा जी कि जो अंग्रेजों ने नियम बनाए थे जिनमें सरकार को फायदा लगा, हाँ। उनमें तो खूब संशोधन हुए। हाँ। अब जैसे एक एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का कानून है, और हमारे देश में आज भी उसी के तहत अनुबंध होता है, एग्रीमेंट साइन जो होता है आज भी उसी के तहत होता है। 1872 मतलब देश आजाद होने से पहले? अरे बहुत पहले, 1947 में देश आजाद हुआ। और ये 1872 की बात है। उस समय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ, भारतीय अनुबंध अधिनियम, और आज भी उसी रूल्स को हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि सरकार का उसमें कोई फायदा बहुत विशेष नहीं है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आयकर में देखिए, आयकर कब बना, कितने परिवर्तन हुए, क्योंकि सरकार को खूब फायदा है। यानी पूरा राष्ट्र ही कर पर चलता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं अपने पैसों से। और वो चीज, यही कष्ट यही बात का है कि जैसे एक आम जनता जो पैसा कमा रहा है, जो आयकर के दायरे में आता है, वो कर भुगतान करता है सिर्फ इसलिए कि हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। लेकिन धरातल पे स्थितियां कुछ और है जी। हम देखो, एक व्यक्ति को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए अच्छी सड़कें, अच्छी विद्युत व्यवस्था, अच्छा खान पान, अच्छा पेयजल और अच्छी शिक्षा जी। ये 5 स्तंभों की कल्पना करते हैं, और उन्हें एक भी नहीं मिलता है। ना तो अच्छी सड़कें मिलती हैं, ना तो अच्छे रोजगार मिलते हैं उन्हें। भाई अगर आप शिक्षा का स्तर अच्छा कर देंगे तो रोजगार सृजन खुद जनता कर लेगी जी। क्योंकि अच्छे पैमाने पर अगर शिक्षा होगा तो आप वो रोजगार पैदा कर लेंगे, नहीं तो उनमें योग्यता होगा तो वो कंपटीशन को पास करके जाएंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, या अच्छी योग्यता होगी प्राइवेट जॉब करेंगे। लेकिन शिक्षा की पहुंच अच्छे स्तर पे होनी चाहिए, जिनमें सबको समान रूप से समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे लेकिन इसकी बात मतलब सत्ता से पहले करते हैं, लेकिन आने के बाद करते ही नहीं है। अभी देखिए, आरक्षण व्यवस्था पे लोगों ने इतना आवाज उठाना शुरू कर दिया, जो सवर्ण थे वो खूब आवाज उठाए, क्या कर दिया कि 10% तुम भी ले जाओ, मुंह बंद हो गया सबका, कोई नहीं आरक्षण में बोलता नजर आएगा, कोई नहीं बोल रहा। सही है ना। और सही बात तो ये, आरक्षण व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सही योजना लोगों तक पहुंचा दी जाए। सही योजना सर पहुंचा दी जाए, और अगर हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, जो वास्तविकता है,
तो हम ग्राउंड लेवल पर काम करें तो हमें आरक्षण की क्या जरूरत जरूरत ही नहीं है। पड़ेगी। मान लो सर ठीक है मैं मौर्य हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मुझे आरक्षण की आवश्यकता तब तक है जब तक मान लो जो भी वर्ग है छोटे स्तर, मैं मान लो निकल चुका, छोटे स्तर के लोगों को अगर उठा के दे तो उनको आरक्षण क्यों चाहिए? भाई वही चीज है, नहीं चाहिए, बाबा लेकिन ये साहब का लोग जो इसी सपना की तो था, राजनीति कर रहे हैं। तो बाबा साहब का जो सपना था जी। वो यही था कि कम से कम 10 वर्ष आरक्षण रखा जाएगा, सही लोगों तक पहुंच जाएगा ये योजनाएं, तो वो जो निचले दबे कुचले लोग हैं उनका उत्थान हो जाएगा, फिर उन्हें इस बात की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि अगर ऐसा आवश्यकता हो तो 10 वर्ष और संशोधन करके बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब उस पर राजनीति होने लगी। राजनीति क्यों होने लगी? उस योजना की पहुंच वहां तक नहीं होनी चाहिए, निचले तबके तक, क्योंकि अगर निचले तबके तक अगर उस योजना का पहुंच हो गया, जो आरक्षण व्यवस्था का लाभ है, जो योजनाएं हैं, तो वो तो सशक्त हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। तो इनकी पैरवी कौन करेगा? तो इनकी पैरवी इनकी हाँ हुजूरी कौन करेगा? जी जी जी। जो अगर राजनेता हमारे यहाँ शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हर वर्ग अगर वेल एजुकेटेड हो गया तो प्रश्न उठने लगेंगे। हाँ सही कह रहे हैं सर। है ना? चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही, सड़कें अच्छी नहीं हो रही हैं, यानी विकास के नाम पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। टोटल जो है सेल्फिशनेस, यानी जो स्वार्थवाद के सिद्धांत को लोग मानते हैं। तो विपक्ष की जो भूमिका हम लोग चर्चा कर रहे थे, विपक्ष का यही भूमिका होना चाहिए कि वो सही योजनाओं पे जो जनता के हित में, राष्ट्र के हित में, हाँ, वो सही कह दे। हाँ, और जो गलत है उसको गलत कहे, ठीक है। विपक्ष का मतलब है कि गलत को गलत कहना, लेकिन विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि सही को गलत कहना। जैसा कि सर आप ही मुझे बता रहे थे कि आधार कार्ड जो आज पूरा भारत जुड़ चुका है, इसको कांग्रेस ने लाया था, लेकिन विरोध भाजपा और दूसरे दोस्त विपक्ष में थे, उन्होंने किया था। आप इतना तो समझ लीजिए साथियों कि 370, पहला ये मत समझिएगा कि हम लोग किसी का पक्ष विपक्ष कर रहे हैं। 370 भाजपा ने हटाया, कांग्रेस ने विरोध किया। सत्ता की लालच। दूसरी बात, कंप्यूटर कांग्रेस ने लाया, भाजपा ने विरोध किया, सत्ता की लालच। तीसरी बात, आधार कार्ड, ये कांग्रेस ने लाया था, आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो आज से जानिए, लेकिन विरोध भाजपा ने किया और आज खुद वही जोड़ रहे हैं। तो चाहे कोई भी पार्टी है, ये देश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आपको ये बात समझना है। और आपको अपना विकास करने के लिए सोचना होगा, कोई राजनेता आपका विकास नहीं करेगा। मेरा उद्देश्य यही है भारतीय राजनीति पर चर्चा करने का कि हमारे देश का उत्थान हो, क्योंकि हम लोग देश समर्थक हैं, रहेंगे। हम किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन देश का समर्थन करते हैं साथियों। इसलिए आप अपना विकास ढूंढिए और किसी पर वैकल्पिक रूप से या भौतिक रूप से डिपेंड मत रहिए। आप अपना रास्ता निकालिए, तभी आपका गरीबी दूर होगा साथियों। सर, तो अगला पॉइंट यह है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया, बहुत बड़ा चर्चा किया। अब आप हमें यह बताइए, इतने बड़े डिस्कशन से हम लोग ऐसा क्या करें कि भारतीय राजनीति सुधर सके और साथ में हमारा जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं भारत में, भारत के नागरिक हैं, वो भी उठ सके। सर, इसमें थोड़ा सा आप इसका जो कंक्लूजन है, इसमें सुधार किया जा सकता है, ये बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ सर। जनता को अपने जो नई जनरेशन है, जो वर्तमान में नई जनरेशन है, उनको एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे पड़ाव पे ले जाना होगा और उनको शिक्षित करना होगा। देखिए, शिक्षित और साक्षर में अंतर होता है। अच्छा भाई, साक्षर का मतलब वो पढ़ा लिखा है बस, चाहे वो 5वें पास। हाँ। लेकिन शिक्षित का मतलब है चीजों की समझ, अच्छा, व्यवस्थाओं की समझ। हाँ। तो हम लोग जैसे क्या करते हैं कि जनता के जिस प्रकार से जनता जाती है वोट करने, हम लोग वोट करने जाते हैं, तो वोट करने से पहले ये चीज देखना होगा कि नेता जो खड़ा हुआ चुनाव में, जिसे हम वोट करने जा रहे हैं, उसका आचरण कैसा है। अच्छा, है ना? हाँ। उसका आचरण कैसा है, उसकी आपराधिक गतिविधियां कैसी रही हैं, जनता के प्रति उसका रुझान कैसा रहा है, प्रकृति कैसी रही है, शिक्षित कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, इन सभी तमाम चीजों को जो है ध्यान में रख करके वोट करना चाहिए। अच्छा, ये हो गया जनता को जागरूक होने के लिए। जी सर। और देखिए, जो बदलाव है भारतीय राजनीति में, अगर बदलाव है ना, तो जनता के द्वारा ही संभव है। जी, मतलब नेता तो नहीं सुधरेंगे, पक्का है। यदि वो अच्छे नेताओं को चुन करके भेजेगी तो शायद कुछ अच्छा ही होगा। जी सर। लेकिन समस्या ये है कि सत्ता में पहुंचने के बाद चीजें वही की वही रह जाती हैं, जो इस समय बनी हुई है वही आगे 10 साल बाद भी बनी मिलेंगी, क्योंकि लोगों को अपनी कुर्सी प्यारी लगने लगती है। जैसे बीच में आप देखेंगे SC/ST एक्ट में जो है संशोधन हुआ था जी, और बहुत अच्छा कदम था। ऐसा नहीं कि शोषित वर्ग के लिए जो कानून बनाया गया उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन सीमित कर दिया जाए। हाँ। ये कानून 1988-89 में जो बना था वो इस तरह से था कि नो वकील, नो अपील, नो दलील, इस कंसेप्ट पे था।
कि आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार भी नहीं है कि अच्छा। हाँ। तो इसमें 2011-7 में जो कमेटी बनी, 11 में रिपोर्ट प्रस्तुत करा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और उन्होंने एक बहुत अच्छा नियम पास किया और उन्होंने कहा कि भाई इसमें 88% लोग तो गलत रूप से फंसाए जाते हैं। तो कोर्ट ने उसको थोड़ा सीमित किया था कि दोषी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए और कम से कम इसका जो विवेचना हो, जो विवेचना करे, विवेचक जो बने वो कम से कम पुलिस क्षेत्र अधिकारी स्तर का हो, जो कम से कम आईपीएस या पीपीएस होगा, जिसमें विषय की समझ होगी, क्योंकि बहुत अच्छी परीक्षाओं को क्वालिफाई करके वो लोग चयनित होते हैं। तो उस स्तर का एक व्यक्ति हो और दोषी को अपना पक्ष रखने का मौका मिले। लेकिन देखिए वहां पे रामविलास पासवान वगैरह इतना हो हल्ला कर दिए, वहां भी राजनीति, हाँ वहां भी राजनीति हो गई और फिर से उसका पुराना रूप दे देना पड़ा। बताओ, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारे भारत में, कोई भी आदेश पारित कर सकती है, किसी भी आदेश को संज्ञान में लेकर के उसमें विवेचना समीक्षा कर सकती है। लेकिन इसमें क्या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश कोई रह गया, कोई हनक रह गई, कोई उसका वर्चस्व रह गया, कोई उसका क्रेडिट बना रह गया, आपने वो संशोधन कर रहा है और आपने उठा करके क्या कर दिया, पुराने रूप में कर दिया। तो एक जो ये माननीय उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का, सर्वोच्च न्यायालय है, इसको आपने तो बिल्कुल बेकार सा कर दिया। ये सबसे बड़ी कमी रही। आरटीआई को इन्होंने सीमित कर दिया, आरटीआई सीमित कर दिया क्योंकि बस केवल राजनीति, गंदी और घटिया राजनीति के कारण। पहले जो आरटीआई कमिश्नर होता था उसको न्यायाधीश के जितना पावर था, अच्छा। जैसा भी सूचना हो वो उस विभाग से निकलवा ही लेगा। अच्छा। अब अगर विभाग के निजता का हनन होता है तो ऐसी सूचनाएं सामने नहीं आएंगी। रही बात आधार कार्ड की कर रहे थे हम लोग, आधार कार्ड को एक आइडेंटिटी तक सीमित रखना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। आज आधार कार्ड से सारी संपत्तियों को लिंक कर दिया गया है, बैंक खाते सारे के सारे लिंक हर जगह मैंडेटरी हो गया है, जबकि ये जो है प्राइवेसी का हनन करता है जी, है ना। जो निजता का अधिकार है वो आपके उस निजता के अधिकार को वो छीन करता है। यदि आपका आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड है, क्या नहीं होता है भाई, डीआरडीओ की वेबसाइट हैक हो सकती है, आपका आधार कार्ड नहीं हो सकता है, हो सकता है। और हो ही रहा है सर, हम तो जॉब कर रहे हैं, देख रहे हैं बैंक में कि काफी परेशान गरीब तबका का व्यक्ति आता, मेरा 5,000 था वो निकल गया। कैसे निकल गया? सिर्फ आधार कार्ड से। और उस स्तर पर उन्हें जागरूक नहीं किया गया और उनको ऐसे बाहर से लोडित कर दिया गया साहब, तो जो कि बहुत गलत हो रहा है। एक चीफ आइडेंटिटी के रूप में उसका कर देते कि कम से कम आप कहीं भी दिखाना है तो आधार कार्ड हो तो आपको निर्वाचन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैंक पासबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी प्रकार के कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास जो है आधार कार्ड है। ये इतना तो समझ में, लेकिन लिंक करने की प्रक्रिया ये चीज समझ में नहीं आई और इसके लिए चुनौतियां भी न्यायालय में खूब पड़ी और न्यायालय ने आदेश भी खूब दिए, लेकिन सरकार ने ऐसे किसी नियमों का पालन नहीं किया जिससे किसी के निजता का अधिकार का हनन ना हो। तो ये सब घटिया और गंदी राजनीति है, इससे भ्रष्टाचार और चरम पे जाएगा, साइबर क्राइम और बढ़ेंगे, है ना। और दूसरी चीज है कि जो हम लोग बात कर रहे थे विपक्ष की चुनौतियां, विपक्ष के साथ क्या है कि हमारे भारत में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई, संविधान में से कोई रूल्स नहीं बनाए गए हैं। आप ब्रिटेन में देखेंगे वहां विपक्ष वर्ग से बिठाया जाता है, अच्छा, हाँ उनका अलग एक रूल है, अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ की तरह वो नहीं है कि सही बात पर भी राजनीति कर दें, गलत कर दें। और वो उनका मतलब ये होता है, जो विपक्ष का सही रूप है कि अच्छी योजनाएं हैं, जो राष्ट्रहित योजनाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, उनको वो जो है सपोर्ट करें और जो जिन योजनाओं से या जिन नियम कानूनों से वहाँ की जनता या राष्ट्र का जो है वर्चस्व नीचे हो रहा हो, ऐसे नियम पर और कानून पर, योजनाओं पे वो विरोध करें। जैसे आप देखेंगे कि न्यायिक पुनर्विलेखन की प्रक्रिया है, रिव्यू, तो उसमें ऐसा होता है जैसे विधायिका जो है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका कानून की समीक्षा करती है। भाई तीन होते हैं, तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यानी यहाँ पर किसी भी सदन का हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, केवल और केवल संविधान की सत्ता स्वीकारी जाती है न्यायपालिका में, संविधान ही सर्वोच्च है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए विधायिका ने कोई कानून बना दिया ऐसा और वह कानून कार्यपालिका ने लागू कर दिया, लेकिन न्यायपालिका ने जो है देखा कि बनाए गए उस कानून के द्वारा जनता का और राष्ट्र का क्षति हो रहा है, तो ऐसी दशा में वह उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। यह न्यायपालिका का जो है अधिकार है। लेकिन जैसे भी बताया SC/ST एक्ट में इन्होंने फिर से उसको रिफॉर्म कर दिया, उधर न्यायालय ने रिफॉर्म किया और इधर उन्होंने फिर से उसको पुराने रूप में रिफॉर्म कर दिया, तो इसमें न्यायालय का कोई अस्तित्व बचा? कोई अस्तित्व नहीं। केवल और केवल एक वर्ग की राजनीति के लिए, जिसमें पारदर्शिता नहीं थी। ऐसा कौन सा कानून बनना चाहिए जिसमें मतलब जो है दोषी को अपना पक्ष रखने का अधिकार ही न हो?
सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता कि हम उसमें बने रहे, मतलब हम हैं आपके लिए, हम ऐसे भी दिखावा करने के अब लिए। आज के समय समस्या क्या है? दलित चिंतन, दलित नेता, है ना? हाँ, यही चर्चा का विषय रहता है। सवर्ण नेता, हाँ। है ना? तो अलग अलग नेता बन गए हैं। तो बताया ना, अभी महासभा वाली बात बताया ना। हाँ, मतलब सब तोड़ के राजनीति हाँ, कर रहे हैं सर। उन्होंने देखो, ये राजनीति जो हमारे यहाँ के विशाल राजनीतिज्ञ जो बैठे हुए हैं धुरंधर, उन्होंने ही ये काम किया है। उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्हें फंड दिया, उन्हें ऐसे ट्रिक्स बताई कि भाई अगर आप जैसे करेंगे, जैसे आप अपने घर को इकट्ठा कर लीजिए। अब मान लीजिए उन्होंने बनाया अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, अब उन्हें सारे कायस्थों को इकट्ठा कर लिया उस सभा में। अब कहा भैया किसे वोट करेंगे? तो फला व्यक्ति को वोट करेंगे। लोग सारा का सारा वोट एक तरफ जा रहा है। जबकि सही गलत का डिसीजन नहीं है। हाँ। मतलब जबरदस्ती जा रहा है। सही मतलब उन्होंने ये नहीं निर्धारित किया कि ये सही क्या है गलत क्या है, बस नेता हमारे कह दिए तो हमें वही देना, बस वही देना, जो कि गलत है सर। हाँ। तो आप गाड़ी मत बनिए कि एक ड्राइवर के इशारे पे आप चलिए। आप जो है, आप में विचार देखिए, मनुष्य श्रेष्ठ होता है, संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। और इसमें उसे डिसीजन लेने का अधिकार होना चाहिए। सही गलत की पहचान, क्या जानवर सही गलत जान सकता है? बहुत रेयर केस में। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ये सही को सही समझना, गलत को गलत समझना, है ना, या किसी के हित और अहित को अच्छे से समझना, ये मनुष्य का स्वभाव है। कुछ नवाचार करना, लेकिन ये चीज वर्तमान में संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की राजनीति नहीं हो रही है। अंततः हम लोग एक ही बात करेंगे कुछ लाइनों में। जी, कुछ लाइनों में ये बताइए सर। हाँ। कि जैसे जो भारतीय जनता है, जो ये सोच के वोट करती है कि ये हाँ ये तो हमारा विकास करेंगे, वास्तव में करेंगे नहीं, तो आप कुछ ऐसा मतलब इनको एडवाइस दीजिए कि इनका भी स्तर ऊंचा हो सके और ये अपना विकास खुद कर सके। देखिए, इसमें इतिहास को दोहराना पड़ेगा। एक लाइन की अगर बात करें हम लोग, इसमें इतिहास को, जनता को इतिहास दोहराना पड़ेगा। जिस प्रकार भ्रष्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई थी और उन्हें सत्ता से विहीन कर दिया जी। क्राउन का शासन भारत में लगा, कंपनी का शासन लगा और सबको छीन करा जनता ने। सिर्फ असंतोष व्याप्त था। उसी प्रकार से उस जनता को इकट्ठा होकर के इस प्रकार के जो है आंदोलन करने होंगे, जिससे भ्रष्ट नेताओं को या तो मजबूर हो जाना पड़े उनके हित में काम करने के लिए, अपने अंदर सुधार लाने के लिए, या फिर सत्ता से वंचित कर दिए जाए। और ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार ने अवसर भी नहीं दिया है, अवसर भी दिया है। जब ईवीएम का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बार कहना शुरू किया ईवीएम है, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में ये, ईवीएम में वो। हम चलो मान लेते हैं कि नहीं भी रही हो गड़बड़ी या रही भी हो, तो तुम उसे चुनौती हुई, उसके प्रति सुनवाई हुई, सब कुछ सारे डिसीजन अच्छे आए कि भाई नहीं ईवीएम सही था। लेकिन ईवीएम में एक बटन भी था, नोटा। यदि वहां का जनता आंदोलन करना चाहे तो ऐसा नहीं कि सड़क पर लाठी डंडा लेके निकले तभी आंदोलन करे, उस नोटा का भी प्रयोग कर सकती थी। और अगर सारे के सारे नोटा पे चले जाते, इसका मतलब वहां पे खड़ा सारा प्रतिनिधि उस योग्य नहीं था। ये एक आंदोलन का काम करेगा। लेकिन जनता में भी तो समझ का अभाव है। उस आज से, अब आज की अपेक्षाकृत उस समय की जनता ज्यादा जागरूक थी, जबकि हमारे यहाँ कोई सूचना क्रांति नहीं थी, लोगों तक पेपर भी नहीं पहुंचता था। आज देख लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कुछ भी प्रधानमंत्री बोल दें और कुछ भी एक छोटे नेता बोल दें तो वायरल हो जाता है। किसी गांव में झगड़ा हो गया, वीडियो बना करके वायरल हो गया। किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को मार दिया तो वायरल हो गया। सूचना क्रांति इतनी जबरदस्त विकसित हुई है हमारे यहाँ। आज सब तक न्यूज की पहुंच है, सभी तक हर कनेक्टिविटी है। और उसके बाद भी जो आज आंदोलन नहीं हो रहा है, उस समय क्या था, रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, यानी साधन भी नहीं था, संसाधन भी नहीं था किसी प्रकार का, कि उस सूचना से वंचित भी रहते थे और एक से जगह से दूसरे जगह पर जाने में बहुत दिन लग जाते थे, है ना। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, आज तो और सरल प्रक्रिया है। लेकिन जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, एक आंदोलन करना पड़ेगा कि वो भ्रष्ट नेताओं के प्रति आंदोलन करें, अपने अधिकारों को छीनने का प्रयास करें, अपने अधिकारों को मांगने का प्रयास करें। जो जो उन्होंने वायदा किया था उस चीज को वो पूरा करवाने के लिए सक्षम हो। अगर राजनेता आते हैं, कहते हैं भैया हम आपके यहाँ सड़क बनवाएंगे, हम आपके यहाँ बिजली पहुंचाएंगे, हम आपके यहाँ पानी पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था भी सही करेंगे, अगर नहीं करते हैं, वोट मांगने आए, जूता लेकर के मारो, क्यों उसे दोबारा वोट करके जितवा देते हो भाई? जी। नहीं कहना चाहिए इस तरह ना। हाँ, और कैसे आप देखिए, हमारे यहाँ की बात है जो है, अगर मान लीजिए कि कोई आया नेता और जो जो वादा करके गया नहीं कर, तो आप क्यों वोट करेंगे? अरे उसके भाषण में सम्मिलित नहीं होने चाहिए, तब तो आप उसके प्रभाव को देख करके उसमें चले जाते हैं कि अरे फला व्यक्ति आए, बहुत बड़े आदमी, सांसद जी हैं,
आज के छोटे भैया नेता को देखेंगे आप तो मोबाइल ले करके और सेल्फी खींचते हैं, आज फला सांसद जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि सांसद जी इधर देख रहे हैं और सांसद जी अलग देख रहे हैं। हाँ, अब पहुंचे चुपके से फोटो ले लिया और डाल रहे सोशल मीडिया पे। कई बार ऐसा होता है, बहुत छोटी बात कहने चाहूंगा कि मंत्री जी बैठे हैं मंच पे, अब एक कार्यकर्ता जाता है एक दूसरे को सेट कर दिया कि भैया तुम, मैं जैसे मंत्री जी के पास जाऊंगा तुम फोटो खींचेगा। अब वो पहुंचे कान में पूछ रहा है कि सर चाय लाऊं क्या, तो कह रहे हैं इतने में फोटो क्लिक हो गया कान में के पास आवाज बोलते हुए, अब फोटो कैप्चर हो गया। अब वो क्या करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी के साथ जनता के हित के लिए गहन चर्चा के दौरान कुछ अहम पल ऐसा कुछ लिखते हैं जो भी है, तो ये दिखावा कर रहे हैं, अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हैं। जी जी। आप उस चीज को सुधारिए। दूसरी बात है, जैसे आपके यहाँ अगर मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि जीत करके गया और 5 साल दिखाइए नहीं पड़ रहा है, दोबारा वोट मांगने के लिए आए तो उससे मिलिए मत, उसके सभा को मत जो है सपोर्ट करिए, उसके सभा में सम्मिलित नहीं हुई है, ये एक तरीके का आंदोलन होगा ना। वो आप उसको डिसलाइक कर दीजिए पूरी तरीके से कि आप इस लायक नहीं है कि हम आपको वोट कर सकें। किस बिहार पे आप 5 साल जीत के गए, करोड़ों रुपया जेब में रख लिया आपने, हमारा ही पैसा, और हम जो ये विकास वाला सरकार अपने जेब से ला रहे हैं क्या, ये हमारा और आपका पैसा है। ना तो हमारे यहाँ सड़क निर्माण हो रहा है, ना हमारे यहाँ विद्युत व्यवस्था बन रही है। एक सीएचसी की बात कर रही है, केवल पॉलिटिक्स की कमियां हैं। अगर सीएचसी कई मौजों को लेकर के सीएचसी बनता है हॉस्पिटल, वहां पे आप चले जाएंगे, दंत रोग विभाग बना हुआ रखा है, आपको ऑपरेशन थिएटर भी बना रखा है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं उस लेवल के। वेंटिलेटर अगर ज्यादा नहीं, एक सीएचसी में 2-4 ही वेंटिलेटर हो जाए तो क्या यहाँ की जनसंख्या को भगना पड़ेगा जिला स्तर पे? नहीं भगना पड़ेगा। अगर सारी सुविधाएं मुहैया हो जाए, डॉक्टर्स उस लेवल के हों, तो कोई क्यों भग के जाएगा? जनता को यही तो चाहिए कि 1 रुपये पर्ची हमारा पूरा काम हो जाए। यहाँ 1 रुपये पर्ची लो, पैरासीटामॉल दे देते हैं, बाकी दवाइयां बाहर से लिख देते हैं, जाओ ले लो। पता चला 5 रुपये दवा अंदर से दिए, 500 की बाहर से लिखती। यहाँ भी कमीशन फिट, वहां भी कमीशन फिट। वही डॉक्टर्स प्राइवेट वार्ड में देखते हैं, पैसा लेते हैं। तो ये सब कमियां, आप पैसा देते क्यों हैं? आप उनके प्रति आवाज उठाइए। लेकिन सर आवाज उठाएंगे तो जो उनके लिए हो रहा था वो भी नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर आप देखिए पब्लिक से ही बदलाव आता है, एक बात ध्यान रखिएगा इस चीज को। पब्लिक में बड़ी क्षमता होती है, सरकार बनाने की भी क्षमता होती है, सरकार गिराने की भी क्षमता होती है। बस उस क्षमता को जागरूक करना है, उस लेवल पर उन्हें काम करना है। एक लेखपाल को आप जो है नकल निकलवाने का पैसा एक्स्ट्रा क्यों देते हैं? एक लेखपाल के किसकी योजना पे साइन करवाने के लिए आप पैसा क्यों देते हैं? यदि आप वास्तव में पात्र हैं तो आप खुद मानक को पूरा करिए और उसके बाद में आप पैसा दे दिए। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो ये जनता के द्वारा ही संभव, जनता ही सरकार को बनाती है, जनता ही सरकार को उखाड़ सकती है। इसके लिए इतिहास दोहराना बहुत जरूरी है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे कैसे जनता ने आह्वान किया था, कैसे कैसे आंदोलन किया था और कैसे कैसे उनको जो है सत्तारूढ़ करके और भगा दिया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। तो इसी प्रकार से भ्रष्ट राजनेताओं से भी निपटने के लिए जनता को वही रवैया अपनाना पड़ेगा। वो सोशल मीडिया का माध्यम हो सकता है। आपको बहुत सारी तकनीक बताई, बहुत सारी तकनीकें बन गई हैं जिनसे आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी जगह पहुंच सकता है। जैसे अभी एक दिन मैं देख रहा था भाषण, कोई अम्बेडकर के नाती पोते हैं। अब मैंने देखा कि वो राजनीति कर रहे हैं। अरे वो तो अम्बेडकर जी को भी बदनाम कर रहे हैं। भाई भी बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं उनके परिवार का राजनीति किसकी कर रहे हैं? दलित की राजनीति कर रहे हैं। बताइए किस बिहार पे आपको हम पारदर्शी राजनेता मान लें भाई? जबकि हम बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो सिर्फ दलित को टारगेट करके संविधान बनाए थे। वो हर वर्ग को किए थे, लेकिन अब ये उनको लेकर के सिर्फ एक वर्ग को देख रहे हैं। भाई उनका मानना था कि ये पिछड़ा वर्ग है, इसका उत्थान भी करना चाहिए। लोगों ने गलत जोड़ दिया। वो उस दशा और दिशा से गुजरे थे। अब एक उस समय अगर नाती पोते हैं, उनको बात करने का शऊर भी नहीं है, सभा में खड़े बोल रहे हैं मेरे दलित भाइयों ऐसा है वैसा है। अब प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। वो ये सब गलत चीजें हैं। आप किसी को, विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि सत्तारूढ़ को गाली दे। वो संवैधानिक पद धारक हैं, जो भी है श्रेष्ठ हैं। अगर कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए आप आंदोलन करिए, आवाज उठाइए और निशस्त्र आंदोलन होना चाहिए, है ना। यानी सरकार को केवल दबावग्रस्त बनाने के लिए, दबाव देने के लिए कोई पहल होना चाहिए। ना कि सरकार पे पथराव हो, ना कि हिंसा हो, ट्रकें फूंक दो आप।
देखो कई तरह आंदोलन होते हैं किसी चीज डिमांड के लिए, वो क्या करते हैं कि जो है भारत बंद कर देंगे, टेम्पो चला देंगे, एम्बुलेंस चला देंगे, सरकारी संपत्ति का नाश कर क्योंकि देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को चपेट पहुंचा रहे हैं। ठीक, अगर आप तहसील को नष्ट कर दीजिए, थाने को नष्ट कर दीजिए, दोबारा थाना बनेगा? आप भाई का तो पैसा गया, तब महंगाई बढ़ेगी तो चिल्लाते फिरोगे सरकार बहुत महंगाई कर रखी है इन्होंने। तो आप देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत व्यवहारिक बात लास्ट में बता रहा हूँ कि केसीसी होता है ना, वहां से लोन ले लेते हैं लोग, सक्षमता भी है, उसके बाद नहीं जमा करते हैं। क्यों? इस आशय में कि सरकार चुनाव होगा और सरकार की जो है अनाउंस कर देगी कि चुनाव जीतने के बाद कर्जा माफ, बस वोट कराएंगे। एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेकर के बैठा हुआ है और उसका जो है कर्ज माफी हो गया। और उसके बाद महंगाई, जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, दाल का दाम बढ़ रहा है, चावल आटे का दाम बढ़ रहा है, तो चिल्ला रहे हैं। तो ये सब सुधार होना बहुत आवश्यक है और जनता के द्वारा ही संभव है। तो यही चीज है। जी सर। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि भारतीय राजनीति की जो परिदृश्य है वो आपको समझ में आ गई होगी और आप ये समझ गए होंगे कि आपको अपने विकास के लिए खुद काम करना पड़ेगा, कोई राजनेता आपको काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी सत्ता के भूखे हैं। इतने बड़े डिस्कशन से आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ साथ में अगर आपके पास कोई भी बृहद जानकारी है किसी टॉपिक के बारे में तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है भारतीय राजनीति से, अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन दिनचर्या के बारे में या कोई भी समस्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको उसका प्रत्युत्तर मिलेगा और मैं अपने प्रत्युत्तर से आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ओके साथियों, धन्यवाद।